हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सभी लोग? चलो बेटा, कोई बात नहीं। आज हम लोग बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्ट हमें प्रॉपर्टी पढ़ना है। आपने डेमोक्रेटिक से थोड़ा सा सरप्राइज हुए होंगे कि सर कहीं पॉलिटिक्स में तो नहीं आ गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मैंने कहा कि आज हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली आज मैं आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ तो बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे बेटा? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? कैसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे ये डिपेंड करती है? पहले तो मैं आपको वो चीज़ ऑब्जर्व कराता हूँ। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, मैंने कहा कि एक हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने एक वाटर लिया है जो कि 2 kg है। ये कंटेनर 1 है। दूसरे कंटेनर की अगर मैं बात करूं तो ये है कंटेनर 2, जिसमें भी हमने क्या लिया है बेटा? 2 kg वाटर ही लिया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि इसमें मैंने 60 ग्राम यूरिया डाल दिया है और इसमें मैं 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ध्यान से समझना। अगर मैं कहूँ कि ये RLVP ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज X एंड RLVP ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन Y, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन X एंड Y? मैंने कहा फर्स्ट मैंने कहा X इज ग्रेटर देन Y, सेकेंड मैंने कहा X लेस देन Y, थर्ड मैंने कहा X इज इक्वल टू Y, फोर्थ मैंने कहा नन ऑफ दीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। मैं आपको बेसिकली डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी को ही पढ़ा रहा हूँ या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही पढ़ा रहा हूँ। बस मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, किसके? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके पार्टिकल्स? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। किस में? किसी भी दिए हुए सॉल्यूशन में। इस बात को अगर प्रूफ करना है तो आप देखिए, मैंने कहा RLVP यहाँ पे कितना है बेटा? X, यहाँ पे कितना है? Y। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? अब एक बात बताओ, मैं कहूँ कि इन दोनों सॉल्यूशन के लिए RLVP X एंड Y में रिलेशन क्या होगा? आप बताइए, आंसर आपके पास क्या है? आप कोई आंसर दे सकते हो? बोलिए। अगर आप दे सकते हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, मैं उसको देखूंगा आपने क्या आंसर दिया है। आई रिपीट वंस अगेन दिस क्वेश्चन कि हमारे पास 2 तरह के कंटेनर हैं जो कि दोनों 2-2 किलोग्राम वाटर को कंटेन कर रहे हैं। एक में 60 ग्राम यूरिया डाला, दूसरे में हमने कितना डाला बेटा? 180 ग्राम हमने ग्लूकोज डाला। मैंने पूछा इन दोनों के RLVP X एंड Y है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? आप कैसे इसको देख सकते हो? मैं आपको पहले ही बता दूं, RLVP की मैं बात करूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये XB के बराबर होता है। ये पहले ही मैंने बता दिया किसके बराबर होता है? XB के बराबर होता है। मतलब मोल फ्रैक्शन दोनों केस में किसका? हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका निकालें? सॉल्यूट का निकाल दें, वही क्या होगा? अब अगर मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकालोगे तो तुम देख लो, ये वाटर 2 kg है, यहाँ मोल्स कितना होगा? बोलो। अगर यहाँ से NB निकालोगे तो कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाई 60 कितना? 1। और यहाँ से अगर NB निकालोगे तो कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का मोलर मास 180 कितना? 1। मतलब दोनों में तो सेम ही अमाउंट हम 2 kg में डिजॉल्व कर रहे हैं भाई। तो आपने क्या देखा कि दोनों के लिए जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, दोनों क्या होगा? सेम होगा। मतलब यहाँ से एक बात ये प्रूफ होता है कि जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नेचर के ऊपर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर नहीं डिपेंड करता। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इससे आपने देख लिया ना? बोलिए भाई, ये बात आपको प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि अगर हम 2 डिफरेंट सब्सटेंस को अगर हम सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं तो हो सकता है कि इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम हो जाए, बिकॉज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो नेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन गिवन सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। मतलब नेचर ऑफ
किसके ऊपर, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर पे कोई भी चीज़ अगर डिपेंड करती है तो वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। जैसे अपने देश की मैं बात कर लूँ तो अपने देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे हम चुनाव करते हैं अपने नेता का। अगर हम इलेक्ट कर रहे हैं किसी को, मतलब लोकतंत्र के ऊपर डिपेंड हो रहा है। इसी तरीके से ये पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं बेटा ये हमारा जो प्रॉपर्टी है वो एक डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैं बात करूं क्या होगा, तो आप इसको लिखोगे द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends upon the property of dilute solution which depends upon number of solute particles in a given solution not on nature of solute is called colligative property और डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नेचर के ऊपर डिपेंड ना करे, उस तरह के प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम क्या बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं बात करूं कंडीशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो देखोगे पहला होना चाहिए कि जो हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन शुड बी क्या बेटा, डाइल्यूट। क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए डाइल्यूट। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूट हमारा होना चाहिए कैसा, नॉन वोलेटाइल। कैसा होना चाहिए बेटा, नॉन वोलेटाइल। क्लियर हो गया कि नहीं? फटाफट नोट करोगे इसको। अभी तक का जो लेक्चर है उसमें मैं बता दूं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के किसके ऊपर, नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं डिपेंड करती है। इस चीज़ को हम इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए फटाफट इसको नोट करो, टाइम वेस्ट हम लोग को नहीं करना है। नोट करिए, फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़ लिया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमें एक आध रिजल्ट पता चला कि ये कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, दूसरा किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का है, तीसरा हमने एक कंडीशन इसमें पढ़ा कि बेसिकली इसमें सॉल्यूट हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ टाइप ऑफ, अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो एक हमने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा हम बात करें तो कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथे की मैं बात करूं तो बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं तो इन कॉलिगेटिव अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें, सॉल्यूशन में, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस किसमें, सॉल्यूशन में, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी किसका, ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप कह सकते हो
एक तरह से ये सब नंबर डिपेंडेंट ही है अभी तक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं इसकी बात करूं तो एक तरफ से ये सारी चीज़ें अभी भी क्या है बेटा, नंबर डिपेंडेंट ही हैं। अगर ये सब नंबर डिपेंडेंट हैं तो हम कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे लिख लोगे मोल फ्रैक्शन। क्या लिख लोगे? मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर हम बात करें यहाँ से तो आपको देखना होगा कि ये सारी चीज़ें अभी भी नंबर पे ही डिपेंड कर रही हैं। किसके डिपेंड कर रही हैं? नंबर्स पे डिपेंड कर रही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपसे हो सकता है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, जिस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप इस बात को आप अगर याद रखोगे तो उसका आंसर दे पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं अगर आपसे बात करूं तो हम लोगों ने, अब हमें एक चीज़ और कवर करनी होगी इसमें। क्या है वो चीज़, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सब आपने नोट कर लिया। मैंने कहा आप देखोगे बोर्ड की तरफ, अगर मैंने आपसे ये बात बोलूँ कि हमने बेसिकली हमने इस तरीके का एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने 2 kg हमने वाटर लिया है। अगर इसमें हमने 1 मोल NaCl ले लिया और एक हमने सेम लिया है, क्या लिया है? सेम हमने वाटर लिया है जिसमें 2 kg हमने वाटर फिल किया है और इसमें हमने 1 मोल हमने लिया है यूरिया का। अगर मैंने कहूँ कि RLVP यहाँ पे X है और यहाँ RLVP क्या है बेटा? Y है। तो अब बेसिकली मैं आपको बताऊं रिजल्ट क्या है उसको देखोगे। रिजल्ट बेसिकली था क्या, मैं आपको समझाऊं। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था इसका जो था X ग्रेटर देन क्या था बेटा? Y हो गया। मतलब इससे पहले वाले केस में दोनों इक्वल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे X ज़्यादा हो गया, जबकि दोनों के एक एक मोल ही डिजॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? दोनों के एक एक मोल हमने डिजॉल्व किया। दोनों नॉन वोलेटाइल हैं। दोनों क्या है? नॉन वोलेटाइल हैं। ये भी क्या है? नॉन वोलेटाइल है। लेकिन इसको डालने पे y, इसको डालने पे x मिला। यहाँ x ग्रेटर देन y है। मीन्स ऐसा हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ज़्यादा हो गया। तो इस बात की अगर हम बात करें, अगर मैं सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सॉल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ, जब NaCl को सॉल्वेंट के अंदर हम डालते हैं, किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। अगर इसका 1 मोल हम लोगे तो यहाँ पे सॉल्यूट के हमें 2 मोल्स मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे बेटा? 2 मोल्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, ये यहाँ पे जाके प्रेशर को, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। वाइल अगर हम इसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करें, ये पहला पार्ट था, अगर दूसरे पार्ट को डिस्कस करें तो हम लोग बात करें अगर किसके लिए हमने यूरिया लिया है तो यूरिया CONH2 का होल ट्वाइस होता है। ये अगर वाटर में डालोगे तो ये CONH2 के फॉर्म में ही रहता है। ये डिज़ोल्व होता है, ना कि डिसोसिएट होता है। ये क्या होता है? डिसोल्यूशन के साथ साथ, मिक्सिंग के साथ साथ यहाँ पे डिसोसिएशन भी होता है। यहाँ पे नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन हो रहा है। मीन्स इस केस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डिसोसिएशन हो रहा है। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? मीन्स यहाँ से हमें 2 तरह की बात डिस्कस करनी होगी। हम लोग आगे जस्ट आ ही रहे हैं, इसको नोट करोगे फटाफट। हमने एक एक्सपेरिमेंट से आपको ये चीज़ बता दिया। एक एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 kg में 1 मोल NaCl डालोगे, अगर सेम 2 kg वाटर में अगर 1 मोल यूरिया का डालोगे तो RLVP अब किसका ज़्यादा मिला? हमें NaCl का ज़्यादा मिला। NaCl का ज़्यादा क्यों मिला? देखो ना बेटा, इसके मोल्स कितने हैं? 2 हो गए ना। तो ऊपर मोल्स की संख्या बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सॉल्यूट के मोल्स कितने हो गए? 2 हो गए कि नहीं हो गए? अगर इस तरह की बात हो रही होगी
तो ये रिजल्ट को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए समझ में आ गया। मीन्स हमको अगर इसको नोट कर लिया है तो मैं रफ करूँ, फिर से हम लोग टॉपिक में आए। हमें दो बातें पता चल गया, दो बातें ऐसे पता चल गया कि अगर कोई सॉल्यूशन हमने बनाया है तो इसके अंदर सॉल्यूट होंगे और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ समझना, इस सॉल्यूट को हम ले सकते हैं, एक ले सकते हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब जो अपने आयन में टूट जाए, और दूसरा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, जैसे NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, या K4FeCN6 हो सकता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ से देखोगे, अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इसमें हो सकता है यूरिया, या हो सकता है बेटा ग्लूकोज, या हो सकता है बेटा आप यहाँ से देखोगे शुगर। ये सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व होते हैं, यहाँ पे नो डिसोसिएशन। लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व होने के साथ डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बेसिकली यहाँ से हमें दो रिजल्ट मिला कि किसी सॉल्वेंट में अगर हमने क्या डाल दिया, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइल अगर हम सॉल्यूट डाल देते हैं तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसी को बोलते हैं हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एबनॉर्मल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू हो गया ना बेटा, टूटना या जुड़ना मतलब। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो जब सॉल्वेंट में हम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है और कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, जो अभी तक हम देख रहे हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होगी इसको बोलते हैं हम बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इन थीम पे आपको काम करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई, ये क्या है, एक मुख्य समाचार है। इस मुख्य समाचार को आप ध्यान से सुनोगे। बेसिकली अगर इम्पॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो बेसिकली जो हमारा सॉल्यूट होगा अब दो तरह का होगा। एक होगा जो अपने पार्टिकल्स में टूट सकते हैं, दूसरे होंगे जो टूटेंगे नहीं, सिर्फ डिसॉल्व होंगे। ऐसे सब्सटेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं जो तोड़ फोड़ करने लगते हैं, टूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। मीन्स एसोसिएशन और डिसोसिएशन को शो करते हैं, वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव या नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फटाफट इसको नोट करिए। आगे हम लोग इसमें अब 1 बाय 1 एक चीज़ को पढ़ते हैं भाई, ठीक है ना? नोट करिए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ से? बताइए, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग। क्या ध्यान देना है हमें कि बेसिकली अब हम लोग आ जाते हैं सीधे इन्फॉर्मेशन पे। सीधे इस रिजल्ट को मैं लिख रहा हूँ। मैं रिजल्ट अब देखने जा रहा हूँ। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हमारा है कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन के पास कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टी और इसके पास नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या हम इसको बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों हो सकता है। फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी I इजकल टू 1, या इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे I नॉट इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लिखूँ तो यूरिया, इसको हम यूरिया बोलते हैं। दूसरा ग्लूकोज, तीसरा हम लिख सकते हैं बेटा शुगर, लेकिन यहाँ पे बात करें तो KCl, NaCl, AlCl3 या K4FeCl6, ठीक है ना। या हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे आप आ सकते हो, जितने भी आयनिक सब्सटेंस हैं उनकी हम बात कर सकते हैं, Cl भी ले सकते हैं। तो मेरी बात आप समझोगे, मोस्टली हम सॉल्ट को ही ले लेते हैं। इनको अगर डिजॉल्व करते हो तो ये नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कर लें, फिर हम लोग आगे 1 बाय 1 एक एक चीज़ को कवर करना शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आप दोनों को कॉमन वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो कॉमन वे क्या है थोड़ा सा समझोगे। सॉल्वेंट में किसी को भी डालो, हमें अगर मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि हमें जो I है ये कैलकुलेट करना आ जाए, I यहाँ पे अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होगा तो उसके लिए हमेशा 1 लिखोगे, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का होगा तो 1 के बराबर नहीं होगा। मतलब या तो वो एसोसिएट हो सकता है या फिर डिसोसिएट हो सकता है। हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसी को बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर भी बोलते हैं। क्या पढ़ना है हमें बेटा? हमें पढ़ना है वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें बेटा? वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको आप लोग नोट करोगे। चलो बेटा, अब हम लोग वांट ऑफ डिस्कस करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर हमें डिस्कस करना है। वांट ऑफ फैक्टर की मैं बात करूं तो बेसिकली इसको हम स्मॉल I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको नोट करोगे। वांट ऑफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर, वांट ऑफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर टू मेजर द extent of association or dissociation of solute in given solution। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब वांट ऑफ ने एक ऐसा फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिससे हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन के एक्सटेंट को हमने काउंट किया। अगर मैं बात करूं I की मैं बात करूं तो ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मैं ASS लिख दे रहा हूँ, आप समझ लेना एसोसिएशन और डिसोसिएशन मैं लिख रहा हूँ। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? इसका क्या मतलब है? इसका अगर मैं मतलब आपसे पूछूं कि इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो एक केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं, केस
फर्स्ट लेते हैं फॉर, हम बात करते हैं डिसोसिएशन। क्या बात करते हैं बेटा? फॉर डिसोसिएशन। कैसे डिसोसिएशन? थोड़ा सा देखने का। बेसिकली है क्या, मैंने कहा कि हमने NaCl लिया। क्या लिया बेटा? NaCl। NaCl को जैसे ही हम सॉल्वेंट में वाटर में डालेंगे तो ये Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। अब मैंने अगर T इजकल टू 0 पे इसका 1 मोल लिया तो ये 0 0 होंगे। अगर T इजकल टू T डैश पे अगर हम देखें तो ये A माइनस AX होगा। ये कितना होगा? AX होगा। और ये कितना होगा बेटा? AX होगा। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? या सबसे अच्छा रहेगा अल्फ़ा ले लेते हैं, यहाँ पे हम अल्फ़ा ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम अल्फ़ा ले लेते हैं। अल्फ़ा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको हम बोलते हैं डिसोसिएटेड पार्ट ऑफ रिएक्टेंट इन पर मोल। इसको बोलते हैं डिसोसिएटेड पार्ट ऑफ रिएक्टेंट इन 1 मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अल्फ़ा आपको मैंने पहले भी बताया है, क्लास 11th में हम इक्विलिब्रियम वगैरह में अल्फ़ा के बारे में खूब पढ़ते हैं, फिर भी मैंने एक बार आपको रिमाइंड करा दिया। तो ये अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा होगा। अब देखो, ये बिफोर डिसोसिएशन है। ये क्या है? बिफोर डिसोसिएशन। और ये क्या है? आफ्टर डिसोसिएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको क्लियर है, अगर यहाँ से हम टोटल मोल्स निकालें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें तो ये कितना होगा? A माइनस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ से गायब होगा और ये प्लस A अल्फ़ा हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बेटा, ये आपको पता चल गया। अगर हम लोग आगे बढ़ें इसमें, अगर हम लोग आगे इसमें डिस्कस करें तो आगे हमें एक रिजल्ट ये मिलेगा। पहले इतना नोट कर लोगे, पहले इतना नोट कर लोगे, इतना नोट करिए फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट नोट करिए। ठीक है, मैंने कहा वांट ऑफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन। वांट ऑफ फैक्टर को हमने आई से रिप्रेजेंट किया। आई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड और डिसोसिएशन। फर्स्ट केस लिया हमने फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है जिसके लिए आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। इसको अभी हम लोग प्रूफ कर देंगे, मैंने अभी आपको बताया, बट इसका हम प्रूवमेंट भी देखेंगे। अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो मैं थोड़ा सा इधर रफ करूँगा और आगे की चीज़ों को मैं लिखने की कोशिश करूँगा। बेटा सभी लोग, बेटा लोग ध्यान से देखोगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आई की बात करूँ तो ये होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, और ये क्या होगा? आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या बेटा? बिफोर डिसोसिएशन। इस फार्मूले को अगर हम यहाँ यूज करें तो आफ्टर डिसोसिएशन हमको A प्लस A अल्फ़ा मीन्स आई विल बी इक्वल टू A प्लस A अल्फ़ा डिवाइडेड बाई इनिशियल कितना A, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस मीन्स आई की वैल्यू क्या आ गया? 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई की वैल्यू क्या आ गया? 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। तो आपको यहाँ से अगर मैं कहूँ कि NaCl 100% डिसोसिएट हो रहा है, अगर NaCl 100% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। और अल्फ़ा की वैल्यू 1 जैसे ही पुट करोगे तो आई विल बी 1 प्लस 1 दैट इज़ क्या बेटा? 2 हो गया कि नहीं हो गया? मीन्स हमने 1 मोल NaCl लिया था, लेकिन जैसे इसको हमने सॉल्यूशन में डाला ये 2 मोल में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हम आई को कैलकुलेट करना हम सीख लें, जिसकी वजह से वो चाहे कॉलिगेटिव हो चाहे नॉन कॉलिगेटिव हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाएगा तो हम इन फैक्टर्स को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, नोट कर लो फटाफट, इनको फटाफट नोट करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया?
बोलिए आगे बढ़े। आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करने की बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने कहा कि बेटा अगर हम एग्ज़ाम्पल 2 की बात करूं, मैंने कहा MgCl2 हम लोगों ने ले लिया, तो इसके लिए क्या होगा, ये Mg2 प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा। T0 पे अगर इसका हमने A लिया तो T डैश पे ये होगा A माइनस A अल्फ़ा, ये कितना होगा A अल्फ़ा, ये शुरू में 0 होंगे, ये 2A अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा। यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन की बात करूँ तो ये कितना होगा, ये देखोगे यहाँ से A प्लस 2A अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो I यहाँ से कैसे करोगे, I होगा A प्लस 2A अल्फ़ा डिवाइडेड बाई A, यहाँ से होगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा। अगर मैंने कहा कि अल्फ़ा की वैल्यू 100% है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बेटा, हमने 100% डिसोसिएशन ले लिया, तो 100% डिसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ा 1 हो जाएगा। इस केस में I विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 3। आप देख भी सकते हो कि यहाँ से n की वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, A की वैल्यू कितना दिख रहा है, देखो ना 2 ही तो दिख रहा है। अगर ये टूटेंगे 100% टूटेंगे तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3 नहीं दिख रहा है, तो I की वैल्यू किसके बराबर हो गया, टोटल नंबर ऑफ आयन दैट इज़ 3। या ये अल्फ़ा अगर आपको कुछ परसेंटेज में दिया होगा तो हम इसको उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट करिए इसको नोट करिए। क्लियर हो गया, I की वैल्यू हमने निकाल लिया, बोलो I हमने MgCl2 के लिए निकाल लिया। नेक्स्ट की मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि हमने नेक्स्ट एग्जांपल की मैं कुछ बात करूं, हमने यहाँ पे अगर AlCl3 ले लिया तो ये Al प्लस में प्लस क्या बेटा 3 प्लस में प्लस 3Cl माइनस में टूटेगा। अगर इसका n मोल ले लिया, बताइए अगर हम इसका n मोल ले लेते हैं या AE मोल लेते हैं तो ये क्या होगा, A माइनस ये 0 होंगे, ये A माइनस A अल्फ़ा होगा, ये A अल्फ़ा होगा, ये 3A अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा। फिर से अगर हम ये देखें तो T इजकल टू 0 होगा, ये T इजकल टू कोई T डैश होगा। मीन्स यहाँ से अगर I की बात करूँ तो ये होगा A प्लस 3A अल्फ़ा डिवाइडेड बाई A होगा कि नहीं होगा, 1 प्लस 3 अल्फ़ा। अगर हम बात करें तो I होगा 1 प्लस 3 अल्फ़ा। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया कि नहीं हो गया, बोलिए बेटा, इस बात को हम लोगों ने समझ लिया ना, बोलो फटाफट आप इसको लिखोगे। इस बात को हमने समझ लिया ना, है ना, तो नोट कर लो अपने कॉपी में सभी लोग इस बात को। आगे अगर मैं डिस्कस करूं, मैंने कहा कि हमारे पास AN है जो कि N टाइम्स A में टूट गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखोगे अगर ये AN है N टाइम्स A में टूट गया तो यहाँ के लिए आप देखो अगर इसको A लोगे ये कितना होगा, 0 होगा। T इजकल टू 0 पे हमने लिया। अगर T इजकल टू T डैश की बात करूँ तो A माइनस ये क्या होगा बेटा, अल्फ़ा होगा, तो ये कितना होगा, A अल्फ़ा होगा, तो ये कितना होगा AN। बोलो भाई N आ गया कि नहीं आ गया। अब 1 मोल यहाँ पे N A अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ से टोटल पार्टिकल्स की बात करूं या मोल्स की बात करूं तो ये कितना होगा, A माइनस A अल्फ़ा प्लस N A अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया सबको, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और बिफोर डिसोसिएशन कितना होगा, बिफोर डिसोसिएशन की बात करूँ तो ये कितना होगा, A होगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो I कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्या निकाल सकते हैं बेटा, I कैलकुलेट कर सकते हैं। I कैसे कैलकुलेट करोगे, I की मैं बात करूँ तो I होगा आफ्टर डिसोसिएशन A माइनस, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से I की बात करें तो I क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर
डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। क्लियर हो गया। मीन्स आई यहाँ से अगर निकालें आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस एन ए अल्फ़ा है डिवाइडेड बाई इनिशियल कितना है हमारा ए है ना। अगर यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये होगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा, या हम आई इजकल टू इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा टाइम एन माइनस 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहला फार्मूला ये हुआ। दूसरा अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की बात करें तो आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 होगा। दूसरा फार्मूला हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया। इन दो फार्मूले को स्टार में मैंने लिख दिया क्योंकि ये फार्मूले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँ, मैंने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई फॉर CH3COOH in water if its degree of dissociation या percentage dissociation is 75%। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग बोर्ड पे नोट करोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। बोलो बेटा कैसे करोगे इसको। अगर मैं आपको बात करूं, अगर 75% डिसोसिएशन की मैं बात करूं तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि अल्फ़ा इंटू 100 विल बी इक्वल टू होता है परसेंटेज डिसोसिएशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अल्फ़ा क्या होगा, परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई 100। मीन्स यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो अल्फ़ा होगा 75 डिवाइडेड बाई 100 और ये होगा 0.75। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारे लिए क्या दिया है, एसिडिक एसिड दिया है ना, तो इसके लिए मैक्सिमम एन की वैल्यू कितनी होती है 2। तो आई इजकल टू 1 प्लस क्या बेटा एन माइनस 1 टाइम्स अल्फ़ा करोगे कि नहीं करोगे। मीन्स आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन की वैल्यू 2 माइनस 1 अल्फ़ा की वैल्यू 0.75 यानी कि आई विल बी 1 प्लस 0.75 1.75 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं इस सेम क्वेश्चन को मैं कहता, यहाँ पे मैं इसको रफ़ कर दूँ क्या, बताओ बेटा, इसको रफ़ करूँ, ठीक है चलो इसको मैं रफ़ कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से आपसे बोलता कि बेटा अगर मैं एक एजम्पशन ले लेता, क्या एजम्पशन लेना था मुझे, अगर मैं कहता कि 100% अगर डिसोसिएशन होता तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाता, आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 जैसे 2 माइनस 1 इंटू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आई की वैल्यू कितना हुआ 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। फॉर द सेम क्वेश्चन अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आई की वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए नोट कर रहा हूँ। मैंने कहा K4 FeCN6 है, ठीक है ना। मैंने कहा कि इफ़ इट डिसोसिएट %60 then calculate want of factor। क्या want of factor समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फटाफट इसको अटेम्प्ट करिए आप लोग।
बोलो बेटा कैसे करोगे इसको। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप सीधे क्या करोगे, K4FeCN6 है, अगर इसको वाटर में हम डालते हैं तो K 4 टाइम्स K प्लस FeCN6 की पावर में क्या बेटा 4 नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यही इसका सिस्टम है। बोलो क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखोगे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 और एक वहाँ से 5, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब i की वैल्यू क्या होता है 1 प्लस n-1 टाइम्स अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से होगा 0.60, तो i विल बी इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 0.60। देखो ये कितना होगा 1 प्लस यहाँ से निकालोगे, ये देखोगे 4 इंटू कितना 6, 4 इंटू 0.6 और यहाँ से ये होगा 1 प्लस 2.4 और यहाँ से होगा 3.4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू आई की वैल्यू सॉरी हमने निकाल दिया। क्लियर हो गया। बोलिए ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मतलब हम इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बोलिए समझ में आ गया। इस तरह के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर हो गया। डिसोसिएशन हमने पढ़ लिया। मैं आपको बताऊं एक नोट्स बनाओगे और इस नोट्स में लिखोगे फॉर डिसोसिएशन I ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, क्या होगा बेटा ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये बात समझ में आ गई। I की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, समझ में आ गया। नोट करिए फटाफट इसको, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं फॉर एसोसिएशन का केस दूसरा हमारा केस है, सेकंड हमारा केस है एसोसिएशन का। हम अगर बात करें तो हमने n टाइम्स a लिया जो कि an में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम इसको a लेते हैं तो ये हमारा 0 होगा। अगर हम ये t=0 लिया है, t=t डैश की बात करूँ तो ये होगा a माइनस n a अल्फ़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कितना होगा बेटा, इसको अगर हम देखें, अगर a अल्फ़ा ले लेते हैं तो ये कितना होगा a अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। इसके पर मोल में कितना होगा a अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे क्या हमें देखना है। यहाँ से हमें निकालना होगा, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन की मैं बात करूं तो ये होगा कितना बेटा a माइनस a अल्फ़ा प्लस क्या बेटा a अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ से मैं i की बात करूँ a माइनस a अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा a अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई a होगा कि नहीं होगा। यहाँ से कैंसिल होके 1 माइनस अल्फ़ा प्लस क्या बेटा अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n हुआ कि नहीं हुआ। या हम यहाँ से i विल बी इक्वल टू 1 प्लस क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा टाइम्स 1 बाई n माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमें दो बातें समझ में आ गई कि फॉर एसोसिएशन I लेस देन 1। एसोसिएशन के लिए क्या होगा I लेस देन 1 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कैसे अभी हम लोग इसको देखेंगे। इतना नोट करिए सभी लोग, इन सब को नोट करिए, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। इतना नोट करो। ये कैसे भाई, ये बात हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ
कि डाइमराइजेशन होता है। डाइमर का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं समझाऊं। दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए तो उसको डाइमर बोलते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स एक मोल में कन्वर्ट हो जाए तो उसको ट्राइमराइजेशन। या मैं पॉलीमराइजेशन की बात करूं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम बेटा क्या, पॉलीमराइजेशन। जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको अगर हम देखें, अगर हम n टाइम करें तो यहाँ से ये बनता है CH2 बॉन्ड CH2, ऐसे ये ओपन हो जाता और यहाँ पे आ जाता है क्या बेटा, ये पॉलीइथीन है, ये इथीन है, पॉलीमराइज होके पॉलीइथीन में चला जाता है। तो n मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैं आगे थोड़ा सा और आपसे डिस्कस करूं, अगर मैं थोड़ा सा आपसे और डिस्कस करूं तो क्या डिस्कस होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा डाइमराइजेशन हो रहा है, तो डाइमराइजेशन का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनोगे। मैंने कहा डाइमराइजेशन हो रहा है मतलब 2A 2 में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे, मैं आपसे पूछूं ये A है तो ये 0 होगा, T 0 होगी। अगर T = T डैश हम यूज करेंगे तो A माइनस, इसको A अल्फ़ा लोगे तो ये क्या होगा, A अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 होगा। और यहाँ से अगर मैं I की बात करूँ तो ये होगा, यहाँ से देखोगे A माइनस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई A होगा। ये होगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से अगर हम देखें तो I होगा 1 प्लस क्या बेटा, अल्फ़ा टाइम्स, यहाँ से देखोगे अल्फ़ा टाइम्स 1/2 -1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए भाई। यहाँ से I की वैल्यू अगर मैं अल्फ़ा 1 पुट कर देता हूँ, सपोज 100% डिसोसिएशन हो रहा होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करने पे 1 प्लस 1/2 -1। यहाँ से तुमने क्या देख लिया बेटा, यहाँ से आपने देखा कि ये -1 होगा, -1/2 में से 1/2, 1 में से 1/2 अगर यहाँ से माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा बेटा, 1/2। आपने देखा था कि आपने 2 मॉलिक्यूल लिया था, ठीक है ना, बाद में ये कितना हो गया, I की वैल्यू हाफ दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। या डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना था तो हम सिंपली यहाँ से क्या कर सकते थे, बोलो, हम यहाँ से I विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा टाइम क्या बेटा 1/2 -1 लिख के भी कर सकते थे। I की वैल्यू यहाँ से कितना होगा, देखोगे 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 1 ले लेते हो तो 1/2 -1 होगा। यहाँ से I की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 1 प्लस क्या 1/2 -1, ये यहाँ से कैंसिल होके 1/2 मीन्स I आपको लेस देन 1 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो कोई भी केस ले लो, डाइमराइजेशन ले लो, ट्राइमराइजेशन ले लो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ट्राइमराइजेशन अभी अगर ले लेते हो तो आपको I की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आप इन पॉइंट्स को नोट करोगे अपने कॉपी में, फटाफट नोट करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट नोट करिए, ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग अगर मैं बात करूं तो कुछ फॉर्मूले और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें। बेसिकली इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, 2 बातें। मैं रफ करूं क्या इसको, बोलिए, सबने नोट कर लिया, नोट करो बेटा, टेक योर टाइम, आप सही से नोट करो। ये नोट्स तो बहुत अच्छे से बनाना है। मैं बताऊं, राउंड हम लोगों ने 40 मिनट 30 मिनट के राउंड मैंने 13-14 वीडियो मैंने लिक्विड सॉल्यूशन पे बना दिया है। हर लेवल के मैंने क्वेश्चंस को भी टच किया है, बीच में हम लोगों ने CIP भी डिस्कस किया है। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है, इवन सारे चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। आप थोड़े से अपने फ्रीक्वेंसी, थोड़ी से अपने स्पीड को इम्प्रूव करो, और जो भी पढ़ाया जाए, आप ऑनलाइन का मतलब ये ना समझो कि ऑनलाइन का मतलब है 10 मिनट पढ़ा फिर घर में जाके बैठ गए, नहीं भाई। आप एक शेड्यूल बनाओ कि आपका ये प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। जैसे आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो 2-2 घंटे या 1.5 घंटे या 1-1 घंटे का अगर सब्जेक्ट होता है, सपोज आप 12th के स्टूडेंट हो, 3 आवर्स के लिए आप कोचिंग जा रहे हो, तो 3 आवर्स आप पर डे आप पढ़ाई के लिए निकालो एज ए कोचिंग, और वीडियो लेक्चर को 1 घंटे में देख के कंप्लीट करो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें।
आगे मैं बताऊँ आपको क्या डिस्कस करना है। आगे मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला और डिस्कस कर देता हूँ बेटा। क्या फार्मूला है देखोगे। एक छोटे से फार्मूले की अगर मैं बात करूँ तो हमारा फार्मूला है, हमने पता है I इजकल टू 1 प्लस n माइनस 1 n बाई 1 बाई n माइनस 1 टाइम्स अल्फ़ा। अब मैं यहाँ से अगर आपसे अल्फ़ा पूछूँ तो अल्फ़ा आपका क्या होगा, I माइनस 1 डिवाइडेड बाई n बाई 1 बाई n माइनस 1। क्लियर हुआ। मतलब आई आपको दे के अल्फ़ा भी पूछा जा सकता है, इस बात को बिल्कुल सही से आपको समझना है। नोट करिए। फिर आगे हम लोग नॉर्मल एबनॉर्मल मोलर मास डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन हमें एबनॉर्मल एंड नॉर्मल मोलर मास डिस्कस करना है, जो कि इसी का पार्ट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इसको फटाफट नोट करो अपने बोर्ड पे।